दो तीन क्वेश्चंस लिखो हैं। If A is a skew symmetric matrix and matrix of order 2 by 2 है and B एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1429 जैसे, और C एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 9 -4 -2 और 1। ठीक है, देन A क्यूब इंटू बी सी प्लस A5 इंटू बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस A7 इंटू B5 C5, और ये ऐसे A की पावर 2n+1 पे जाके खत्म हो रहा है, और ये B की पावर n, C की पावर n इज और ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है, या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, ये ए के बारे में पता है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी और सी आपको दिए हुए हैं, और ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एक जीपी की तरह है, मैट्रिक्स की जीपी। ठीक है, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस यस ठीक, तो बनेगा, देखिए जेई का क्वेश्चन है। सर, वो a पावर 7 के साथ b5 c5 है। एक मिनट चेक कर लो, नहीं बी क्यूब सर सी, B3 C3। हाँ क्यूब में है। ये देखो, यहां पर ना अगर आप बी और सी को मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको कुछ मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको, देखो 1 9 जा 9, 4 2 जा 8 1 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ना, बी बी सी सी, ये जो बी सी है ये आई बन जाएगा, तो बी आई सी, और ये बन जाएगा बी सी, और फिर से आई हो गया। तो सिमिलरली आप बी एन सी एन तक ये सब आई बन जाएगा। तो यानी कि वास्तव में जो ये आपको दिया हुआ है ना, तो ये ए क्यूब आई के साथ मल्टीप्लाई A5 A7, और ऐसे करके ये ए की पावर 2n+1 दिया हुआ है। देखो, अब जब आप जेड का सर कंजुगेट, स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। हाँ स्क्यू बन जाएगा ना, तो ये ए ट्रांसपोज का क्यूब, ए ट्रांसपोज का 5, ऐसे करके ये सारे ए ट्रांसपोज की पावर 2n+1 है ना, ये पता है आपको।
कि ए एन का ट्रांसपोज करो चाहे ए ट्रांसपोज करके एन करो, एक ही बात है। तो ये आपका सब में नेगेटिव आ जाएगा, माइनस ए क्यूब आ जाएगा, ये माइनस ए फाइव आ जाएगा, इस तरह से ये माइनस ए टू एन प्लस वन हो जाएगा। सबके माइनस को आप बाहर निकालोगे तो ये ए क्यूब प्लस ए फाइव टिल ए की पावर टू एन प्लस वन हो जाएगा, ये जेड का ट्रांसपोज। तो जेड का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस जेड आ गया, देयरफॉर जेड इज स्क्यू सिमेट्रिक। सही है, बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, एक ये देखो क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है। लेट p इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 2 0 अल्फा और 3 माइनस 5 0, और यहां पर जो अल्फा है बिलोंग्स टू आर दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को लिख लेना पूरा। Q आपको एक मैट्रिक्स दे रहा है क्यू आई जे, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। और लेकिन इसमें से ये दे रहा है कि जो P और Q को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो K टाइम्स I आ जाएगा। I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। K भी रियल नंबर है और K नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी ऑर्डर 3 का। और ये कह रहा है इसमें से एक एलिमेंट आपको दे दिया, Q3 का एक एलिमेंट है, वो है माइनस के बाई 8, और डिटर्मिनेंट ऑफ Q दे रहा है आपको k स्क्वायर बाई 2। देन आपको ऑप्शंस ये दे रहा है कि पहला अल्फा इक्वल टू 0, k इक्वल टू 8, बी आपको दे रहा है कि 4 अल्फा माइनस के प्लस 8 इक्वल टू 0, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू एडजॉइंट ऑफ q, ये दे रहा है 2 की पावर 9, और ये दे रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ q इंटू एडजॉइंट ऑफ p, ये आपको दे रहा है 2 की पावर 13। सही है, क्वेश्चन लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो P दिया है, वो भी आधा अधूरा, अल्फा मिसिंग है उसमें, Q के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन Q के साथ प्रोडक्ट दिया है, और एक एलिमेंट दिया है Q का डिटर्मिनेंट भी दिया है। बनेगा कुछ? देखो यहां से शुरू करो ना, पी क्यू इक्वल टू के टाइम्स आई। अगर यहां पर इनका मैं डिटर्मिनेंट ले लूं
तो यहां से ये डिटर्मिनेंट ऑफ P बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ Q बन गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ K है तो ये K की पावर क्यूब ये बन जाएगा ना, क्यों भाई? यस सर। यस सर। और डिटर्मिनेंट ऑफ Q आपको दिया हुआ है K²/2, डिटर्मिनेंट ऑफ Q इक्वल टू K³। तो यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ Q की वैल्यू K2K आ गई। एक इक्वेशन ये बन गया, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ Q की वैल्यू 2K आ गई, है ना? नहीं, तो आपने उल्टा लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू है। अच्छा Q की दिया हुआ है, सॉरी Q की वैल्यू दे रखी है, तो Q की दे रखी है, Q पे पुट करना पड़ेगा, P की तो निकालनी पड़ेगी। हाँ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q की वैल्यू दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ P डिटर्मिनेंट ऑफ Q हो गया K²/2 और ये K³। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P इक्वल टू 2K। एक चीज तो ये आया, सही है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ P ऊपर से निकाल लूं, डिटर्मिनेंट ऑफ P निकाल लूं, तो यहां से ऐसा कुछ आ रहा है, देखो 3 × 0 + 5 अल्फा है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। और अगर मैं इसको 1 कर दूं ऐसे, 12 अल्फा प्लस 20 है। तो ये आ जाएगा 0 3 अल्फा -3 अल्फा, और इधर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, लास्ट में आ गया -2, और इधर आ गया -10, 20 आ गया। तो 15 में 3 गया 12 अल्फा -20 ना, +20 हो जाएगा ये तो। प्लस आ रहा है। हाँ, तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया, तो 2K इक्वल टू 12 अल्फा प्लस 20 है, तो K इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 10। एक इक्वेशन तो ये बन गया, एक तो ये बन गया, एक ये भी है। खैर K और अल्फा में एक इक्वेशन तो बन गई कम से कम, ठीक है यहां तक। उसके बाद इसका इस्तेमाल दोबारा करना है, PQ इक्वल टू KI। तो यहां से Q को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या? P इनवर्स ऑफ KI, डिटर्मिनेंट ऑफ P 0 नहीं होगा जब अल्फा नॉट इक्वल टू, यहां से अल्फा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती वो निकाल लेंगे, है ना? तो ये P इनवर्स के, तो Q को मैं लिख सकता हूं क्या? P इनवर्स को लिख सकता हूं मैं, K को तो निकाल दो बाहर, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ P, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ P एडजॉइंट ऑफ P। I को हटा देते हैं, मैट्रिक्स ही तो है ना। तो Q आपको ये मिल गया K, और डिटर्मिनेंट ऑफ P की जगह 2K लगा देता हूं ऊपर वाला, यहां से ना डिटर्मिनेंट ऑफ P की जगह 2K लगा देता हूं, ताकि K और K कट भी जाए और ये एडजॉइंट ऑफ P आ जाए। अब यहां से देखो Q आपका ऐसा कुछ है, ये हाफ ऑफ एडजॉइंट ऑफ P, और Q का एक एलिमेंट दिया हुआ है आपको, देखो है, तो Q ऑफ 2 3 एक एलिमेंट दिया हुआ है, तो ये हाफ ऑफ कोफैक्टर ऑफ ये होगा कि नहीं होगा, बताओ? मैं भाई, या तो मैं एक काम करूं भैया, पूरे एडजॉइंट निकाल के उसमें से वो पर्टिकुलर मैं वैल्यू निकाल लूं 2 और 3 का, तो डायरेक्ट मैं अगर कर सकता हूं कि आपको भैया अगर अगर एडजॉइंट करके अगर आपको Q निकालना है, तो P का तो 3,2 का जो एलिमेंट होगा, 3 रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट होगा, वो जाके एडजॉइंट में 2 और 3 पे पहुंच जाएगा ना, ट्रांसपोज करते नहीं करते? तो Q23 आपको दिया हुआ है -K/, कुछ दिया हुआ था देखो ऊपर, ये वाला -K/8 ये ले लिया, इसलिए मैंने ये किया 2 3, और यहां से कोफैक्टर ऑफ 3 2, 1/2 को बाहर रखो, 3 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है, थर्ड रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, तो इसका -5 का कोफैक्टर, तो माइनस तो फॉर्मूले का आ जाएगा, तो 3 अल्फा प्लस 4, 3 अल्फा प्लस 4 माइनस पोजीशन का,
माइनस 3α+4, माइनस माइनस कैंसिल है, 2 से 2 कटा तो k इक्वल टू 4, 4 3 जा 12 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा ये 16। ये आपको दूसरी इक्वेशन मिल जी गई, सर। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई है। ऊपर मैंने एक ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो 12 अल्फा प्लस 16 इज इक्वल टू 6 अल्फा प्लस 10। तो यहां से 6 अल्फा इक्वल टू -6, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई और k की वैल्यू आ गई तुम्हारे -12 6 4 यस सर। 4 आ गई, k की वैल्यू 4 आ गई। अब देयरफॉर अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। मल्टी करेक्ट है तो पहला ऑप्शन तो गलती हो गया ना, जी सर। पहला ऑप्शन तो गलती हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन में क्या था 4 अल्फा 4 -4 k की वैल्यू 4 माइनस, सही है सर। हाँ ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी वाला ऑप्शन इसको भी चेक करना पड़ेगा। सी ऑप्शन है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ p एडजॉइंट ऑफ q। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ p इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ q। सही है सर। डिटर्मिनेंट ऑफ p कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ p हमने निकाला था 2k निकाला था कहीं पर 2k, और एडजॉइंट ऑफ q होगा डिटर्मिनेंट ऑफ q की पावर 2 ना, फॉर्मूला होता है ना एडजॉइंट ऑफ q का। तो ये हो गया 2k और डिटर्मिनेंट ऑफ q आपको क्या दिया हुआ था, कहाँ है डिटर्मिनेंट ऑफ q, आपको k²/2 दिया हुआ है ना, तो ये k 4/4 हो जाएगा, तो ये 1/2 k की पावर 5। तो k कितना दिया हुआ है, k क्या निकाला है हम लोग ने 4 निकाला है, तो 4 की पावर 5 तो 2 की पावर 10/2 तो 2 की पावर 9। क्या दिया था इसका ऑप्शन, यही दिया सर। सही ये है है, सर। सही है। उसका मतलब बी और सी तो है, डी वाला चेक कर लोगे क्या खुद ही, है क्या देखो तो, नहीं है सर। नहीं है, उसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। मेरे ख्याल से उल्टा ही तो है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू हो गया और ये डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी हो गया। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू और एडजॉइंट ऑफ पी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी की पावर n-1 2 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू आपको दिया ही हुआ है ऊपर k²/2, डिटर्मिनेंट ऑफ पी आपने 2k निकाल ही रखा है, तो 4k², तो ये 2 हो गया, ये k की पावर 4 हो गया, तो ये भी तो 2 की पावर 9 ही आ रहा है। यस सर। यस सर। ये तो गलत हो गया, फिर 13 दे रखा है, ये सही है। सर हाँ सर ये नीचे जहाँ स्टेप पे आपने q इज इक्वल्स टू हाफ एडजॉइंट ऑफ p निकाला था सर, उसके बाद q23 इज इक्वल टू हाफ को फैक्टर p32 का एक बार फिर से बता दीजिए। देखो वो इसमें कैसे? या तो मैं पूरा एडजॉइंट पी निकाल लूं, फिर उसमें से वो सेकंड पोजीशन पे थर्ड वाला एलिमेंट ले लूं। यस सर। तो मैं सारा एलिमेंट क्यों निकालूं, जब आपको याद है जब हम एडजॉइंट निकालते तो क्या करते थे, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करते थे ना। यस सर। यानी कि ये वाला Yes, जो sir. हाँ ये वाला जो होगा, अगर मैं इसका कोफैक्टर, अगर इसको इसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज करूंगा तो ये यहां आ जाएगा। यस सर। तो सेकंड थर्ड क्या था वो, सेकंड पोजीशन पे कहा था, 2/3 था ना सही, हाँ ये Yes, तो sir. लिखा। तो 2/3 पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा कंजुगेट निकाल के, तो किस पोजीशन पे रिफ्लेक्ट होगा, वो 3/2 पोजीशन पे रिफ्लेक्ट होगा ना। तो इसलिए मैंने ये किया कि 3/2 उल्टा कर दिया, 3/2 को 3,32 पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसका कोफैक्टर निकाल लिया, वही मेरा Q23 पोजीशन पे एलिमेंट होगा ये वाला। यस सर, समझ गया। थैंक यू ठीक सर। है ना, अगर ये क्लिक नहीं करता तो पूरा करना पड़ता आपको, फिर पूरा का पूरा, यस सर। फिर वो खाली वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। ठीक है ना,
तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे। एक क्वेश्चन ये देखो, आपका जो ए है वो एक 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है, शायद कैलकुलेशन बेस्ड होगा ये क्वेश्चन। और ए आई जे जो आपको दे रहा है वो ऐसे दे रहा है 2 इफ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ऐसा दे रहा है आपको। तो ये कह रहा है कि 1/7 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसका फ्रैक्शनल पार्ट बताना है आपको क्या होगा। तो ये 1/7, 2/7, 3/7। सर वो ऊपर आपने कंडीशन क्या रखी सर, मतलब ए आई जे में जो 0 होगा तो क्या है सर, आई नॉट इक्वल टू। आई नॉट इक्वल टू जे है ना, ये जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे तो 0 आएगी वैल्यू। जी जी सर, वो 1 लग रहा है। तो मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स होगी नहीं। यस सर। सर 1/7 ही आता है। 1/7 ही आ रहा है। तो आपका जो ए मैट्रिक्स बनेगी उसको बना लो पहले 4x4। तो बहुत सिंपल सी मैट्रिक्स है, 2 0 डायगोनल में सिर्फ 2 है, बाकी सब 0 है। 0 0 ऐसे है। 2 इंटू स्क्वायर। तो इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, गलत हो गई। इसको 1 to 3rd रो वाला। 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अरे ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे तो ये 2⁴ इंटू 1 16 हो जाएगा, है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्यों यस यस है क्या नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 16 हो गया। अब यहाँ पर आपको ये निकालना है, अब तो आसान हो गया फिर। ये एडजॉइंट ऑफ, लास्ट क्लास में जो बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का सीधे फॉर्मूला लगना है इसमें, तो है। तो ये आपका यस डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता था, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए n -1 का स्क्वायर। तो वो 4 - 1 होगा। 4 - 4 है, 4 है, वो 3 की आदत पड़ गई। तो 3 का स्क्वायर 9 है, तो 16 की पावर 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर कितना हो गया, 36 ये हो गया। अब यहां से देखो बाइनोमियल का क्वेश्चन बन गया है नहीं, रिमाइंडर निकालने हैं जब इसको 7 से डिवाइड करना है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8, 2 का क्यूब और 36 12, तो ये हो गया 8 की पावर 12, तो 1 + 7 की पावर 12। बाइनोमियल थ्योरम है 12C01 + 12.7 + 12C2.7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यानी कि 1 तो आएगा ही आएगा, 1,7k। तो जो आपका 2 की पावर 36 है वो 7 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर बचता है। देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट हो गया कितना, 1/7 नहीं 1/7। यस सर। तो इस पे थोड़ा सा बाइनोमियल थ्योरम को ऐड कर दिया। तो देखो, हाँ देखो ये 2015 में एडवांस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक इजी है वैसे, मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। लेट x and y be 3/3 non-zero skew symmetric matrix। ठीक है, और z एक 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
सही है। देन which of the following are skew symmetric? Options: y cube z4 minus z4 y cube. बी ऑप्शन है x की पावर 44 प्लस y की पावर 44। ठीक है। सी ऑप्शन है x की पावर 4 z की पावर क्यूब माइनस z की पावर क्यूब x की पावर 4। और चौथा ऑप्शन दे रहा है x की पावर 23 प्लस y की पावर 23। ये चार ऑप्शन है, इजी है, लेकिन मल्टी कैरेक्टर है तो सब चेक करने पड़ेंगे आपको ऑप्शन। तो एक मैं करके दिखाता हूं, बाकी आप उसी तरह से करना है। जैसे मैं ना इसको कुछ मान लेता हूं a, y का क्यूब z की पावर 4 माइनस z की पावर 4 y का क्यूब। ठीक है, इसका a का ट्रांसपोज कर दो। आपको ट्रांसपोज में ये y की पावर क्यूब z की पावर 4 का ट्रांसपोज करोगे, z की पावर 4 y का क्यूब का ट्रांसपोज करोगे, और मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ लगता है ना। Yes. बाद ये होगा z की ट्रांसपोज की पावर 4 y ट्रांसपोज का क्यूब, और यहां हो जाएगा पहले y ट्रांसपोज का क्यूब फिर z का होगा। और जैसे दिया हुआ है उन्होंने कि z एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो माइनस बाहर छोड़ेगा, लेकिन ऊपर इवन पावर लगी हुई है तो प्लस कर देगा, तो ये z की पावर 4 होगा, y आपका माइनस बाहर छोड़ देगा, और ये सेम यहां पर या माइनस बाहर छोड़ा तो प्लस, और z में माइनस बाहर आएगा लेकिन वो इवन पावर की वजह से 4। अब एडिशन में तो वो होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो उसको आगे पीछे लिख लेते हैं ऐसे करके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में चेंज नहीं करना है। तो ये a का ट्रांसपोज इक्वल टू a आ गया, ये तो सिमेट्रिक हो गया भाई। पहला वाला सिमेट्रिक है, मुझे स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए, तो ये नहीं है मेरे मतलब का। सिमिलरली बाकी देख लो आप, देखो सेकंड वाला तो सिमेट्रिक ही है ना। Yes, sir. यस Even power. क्योंकि इवन पावर है, माइनस आ भी जाएगा बाहर, तो इवन पावर की वजह से वो है ना। इसका ट्रांसपोज करोगे आप, ये ऐसा बन जाएगा, देखो माइनस एक्स की पावर 44, ये माइनस वाई की पावर 44 बन जाएगा, और माइनस का काम खत्म। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स की पावर 44 प्लस वाई की पावर 44, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ गया, ये भी सिमेट्रिक है। मैंने दो चेक किए, दोनों सिमेट्रिक निकले। C वाला skew symmetric. सी वाला है। अच्छा, डी वाला डेफिनेटली स्क्यू सिमेट्रिक है, Yes, sir. डी Here वाला odd डेफिनेटली power. स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो एक्स की पावर, एक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक, वाई भी स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों को ट्रांसपोज करोगे माइनस बाहर छोड़ जाएंगे, और ए का ट्रांसपोज आपका माइनस ए हो गया, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, एक तो आया। बस ये सी वाला है जो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज किया आपने, तो पहले जेड का करना पड़ेगा ना, जेड ट्रांसपोज का क्यूब एक्स ट्रांसपोज का 4, इधर पहले एक्स का होगा, एक्स ट्रांसपोज का 4 जेड ट्रांसपोज का क्यूब, और जेड आपका सिमेट्रिक है तो ये जेड का क्यूब भी बनेगा, एक्स क्यू सिमेट्रिक है, एक्स का 4 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस खत्म हो जाएगा इसी में, और एक्स ये तो माइनस ही रहेगा, तो स्क्यू सिमेट्रिक है।
और जेड का क्यूब आ जाएगा। तो इसमें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा फिर आपका है। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है ये, एक्स की पावर 4 जेड क्यूब पहले लिखेंगे, तो ये आपका ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ गया, ये प्लस क्यू, ये आपका सी और डी आपका आंसर है। सही है। ठीक है, इस पे ना एक टॉपिक बचता है, उसको पढ़ा के चैप्टर को क्लोज कर देते हैं फिर है। साइमल्टेनियस इक्वेशन इजी है, मैं 3 वेरिएबल्स वाले ही लेके करूंगा, बाकियों के लिए भी ट्रू है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अगर 3 वेरिएबल होते हैं तो आपको पता है सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अलजेब्रा है, तो जितने वेरिएबल सॉल्व करने के लिए उतने इक्वेशन लगेंगे, ठीक है ना। इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए हमको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ती है कोफिशिएंट के द्वारा। तो x के कोफिशिएंट्स को एक कॉलम में लिख दो, y के कोफिशिएंट्स को एक सेकंड कॉलम में, z के कोफिशिएंट्स को एक कॉलम में लिख दो, तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई। फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, जो 3 वेरिएबल्स होंगे उसे एक ऐसे कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो, और एक बनाएंगे हम कांस्टेंट मैट्रिक्स, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास d1 d2 और d3, इनकी मैट्रिक्स, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। अगर आप इन तीनों को इस रिलेशन पर डाल दोगे तो सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा बताओ। अब इस a और x को मल्टीप्लाई करके b से कंपेयर कर दो, देखो है a और x को मल्टीप्लाई करो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग ax इक्वल टू b लिख सकते हैं, है ना। अब अगर a इन्वर्टिबल हुआ, इफ a इज इन्वर्टिबल, यानी कि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसको लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, तो ये i बन जाएगा। तो x इक्वल टू a इनवर्स b, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इस सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन आ गई, क्या, a का क्या होना जरूरी है, इन्वर्टिबल होना जरूरी है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां पर ना एक ये फ्लो चार्ट मैं आपको दे दूं, तो इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले कुछ भी मत करो, सबसे पहले मैट्रिक्स अलग करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। 2 ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे, एक ऑप्शन तो सीधे सीधे ये होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 नहीं आएगा, उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, एक्स वाई और जेड की यूनिक वैल्यूज मिलेंगी, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और वो सॉल्यूशन आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा, यहां से। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब सॉल्यूशन आपको यूनिक मिलेंगे। इसका ज्योमेट्रिकली आप देखोगे अच्छा ये तो आप समझ रहे हो क्या, ये 3 प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये 3 प्लेन्स हैं बेसिकली, तो ये तीनों प्लेन्स अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो यूनिक सॉल्यूशन। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब हो गया द 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट
ऐसा हो गया ये वाला, ये ज्योमेट्रिकली हो। तो जब वेक्टर 3D पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा, आपका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। उस केस में फिर आपके फर्दर 2 केसेस बनते हैं। फिर आपके 2 फर्दर केसेस ये बनते हैं कि अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर ये 0 नहीं आता तो आप सीधे नो सॉल्यूशन पे आ जाओगे, आपके सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। और इस केस में हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंसी है, सॉल्यूशन आएंगे ही नहीं। ऐसा कब हो सकता है, जरा ज्योमेट्रिकली समझो। तो जब मीट ही ना करें। हाँ, इफ एक सिचुएशन तो ये हो सकती है ना, इफ एनी 2 प्लेन्स आर पैरेलल, नहीं है ना, एक सिचुएशन ये हो सकती है, यानी कोई भी 2 प्लेन्स पैरेलल है, तब फिर है ना 3 में से कोई 2 प्लेन पैरेलल है। अच्छा, अगर यहां पर अगर ऐसा हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी अगर ये भी 0 आ गया, तो उस केस में आपके सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। कोइंसाइडिंग प्लेन हो जाएगा मतलब। ओवरलैपिंग प्लेन। हाँ, तो मतलब ओवरलैपिंग प्लेन भी बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो कि जो तीनों प्लेन्स हैं वो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और लाइन के सारे पॉइंट सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में हम कंसिस्टेंसी बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ही बोलेंगे इसको, ठीक है। जब भी सॉल्यूशन होते हैं, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो, उसे कंसिस्टेंट सिस्टम बोला जाता है। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का 0 ना होना सफिशिएंट कंडीशन है कंसिस्टेंट सिस्टम के लिए। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ ए डॉट बी क्या सिग्निफाई करता है? ऐसा कोई ज्योमेट्रिकली नहीं है। यहां से देखो, अगर हम इसको ऐसे देखें, x इक्वल टू ए इनवर्स बी को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये ऐसा बन जाएगा ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी। न्यूमरेटर बन रहा है ना आपके एक्सप्रेशन का, जी जी सर, समझ x गया। x कुछ ऐसा बन गया है, एडजॉइंट ऑफ ए पहले डॉट वाले में बी। 0/0 फॉर्म आ गया। हाँ, तो पहले वाले में तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है ना। लेकिन ये जब जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा और न्यूमरेटर अगर 0 नहीं है तो समथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, यस सर। ठीक है ना। तो और ये जो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी जब 0/0 फॉर्म हो जाएगा तो नॉर्मल अलजेब्रा फेल हो जाती है ना, जब 0/0 फॉर्म होता है तो, ठीक है ना। तो उस केस में फिर इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग दूसरा मेथड यूज करते हैं। वो फिर मैट्रिक्स का मेथड यूज नहीं होगा, फिर दूसरा मेथड यूज होगा, वो बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं फिर उसको, ठीक है ना। यहां से हम लोग ने इसके चीजों को लिखा है, सही है। तो ये अपने दिमाग में रखना बस, सफिशिएंट है ये। अब 1-2 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं इसमें से, क्यों है, 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं। सर थोड़ा नोट कर लेंगे। अच्छा, लिख लीजिए। तो देखना, मैं थोड़ा इधर उधर लिखे है मैंने, तो मुझे बता देना। जब आप लेफ्ट साइड लिख लोगे तो मैं राइट साइड कर दूंगा इसको। ऊपर भी चलूं थोड़ा सा यहीं से? नहीं सर, केवल ये वाला करना। हाँ, तो लेफ्ट वाला लिख लो तो मैं बताऊंगा राइट को किसका दूं। थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, तब तक मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ आपके। सर हाँ, सर वो आपने जो वो बीच वाला केस है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था? देखो ऐसा कुछ केस बन जाएगा, वो ऐसा कुछ केस बन जाएगा कि एक प्लेन ये है, मान लो ये दूसरा प्लेन ये है। 2 प्लेन तो हमेशा एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट, 2 प्लेन जो है हमेशा एक लाइन पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब जो तीसरा प्लेन है ना, वो भी ऐसे ही निकल जाएगा यहां से। तो तीनों प्लेन एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक लाइन पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाएगा, सही है ना। तीनों लाइंस आपके
तीनों प्लेन्स आपके एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, है ना। दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमेशा एक लाइन बनेगी। अपने बुक देख लो ना, बुक देख लो, बुक के 2 पेजेस देख लो, उनके बीच में एक लाइन दिखती है आपको एक? यस सर। सही है। और इसके राइट में ये है बस। ये सर हो गया। चलिए, एक तो ना इसके क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, मतलब सॉल्व करने वाले मिलते नहीं है कुछ। हाँ चलिए, फिर भी एक आध तो मिल ही जाएंगे। सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 8, ऐसा कुछ लिख लेते हैं। सॉल्व, ठीक है ना। देखो ये स्कूल में 6 नंबर का आता है, कैसे करोगे आप? सबसे पहले स्टेप में आप क्या करो, सारे मैट्रिसेस को अलग अलग कर दो। ए मैट्रिक्स को अलग कर दो, बी को और सी को ऐसे अलग अलग कर दो। सी नहीं, एक्स है। ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऐसे बन गया। और बी मतलब जो लास्ट में जो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो, और एक्स मतलब वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, ठीक है ना। पहला स्टेप ये कर दे। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, सीधे सीधे ए एक्स इक्वल टू बी लिखना है और सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है बस। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो, तो 1 इंटू क्या है, 2 2 जा 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 1 और 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1 और 1 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 0, तो ये हो गया आपका -2 प्लस 1 इक्वल टू -1 है। तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो आप। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है फिर, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सही है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 अपॉन -1, यहां पर एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे और यहां पर b लिखेंगे। b आपको 6 10 8 दिया हुआ है। अब एडजॉइंट क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं नहीं। यस सर। तो हम Yes, डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो इसी लाइन पे कर लेते हैं। हम क्या करेंगे ना, पोजीशंस बनाते हैं। हमें 9 पोजीशन बनानी पड़ेंगी। और इन पोजीशन से पहले ही माइनस लगा दो आप। सही है, इन पोजीशन में पहले ही माइनस लगा दो, बस आप सबके माइनर्स निकाल लो। ठीक है, ए आपको ऊपर लिखा हुआ है, ए माइनस से भर देते हैं इसको। 1 का माइनर हो गया 2 2 जा 4 -6 -2, और इस 1 का हो गया माइनस, पहले से लगा हुआ है। 1 का हो गया 2 -3 -1, 1 का हो गया आपका 2 1 जा 2 -2 0, इसका हो गया, ये दोनों कटे 1 2 जा 2 -2, ये भी 0। बीच वाले का हो गया 2 -1 1, इधर वाले का हो गया 2 -1 1 अगेन, और इस वाले का हो गया 3 1 जा 3 -2 1,
और इस 2 का हो गया 3 1 जा 3 -1 2 है, और लास्ट वाले का होगा 2 -1 1, ये हो गया देखो। लेकिन इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है ना, इसका ट्रांसपोज करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने से पहले। तो ये हो गया -2, ये माइनस, ये 1 हो गया, 0 यहां होगा, इधर 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -2 हो गया, इधर 1 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है, तो -2 6 जा -12, 10 0 जा 0, 10 + 8, 1 6 जा 6, 1 10 जा 10, 8 2 जा 16, 0 6 जा 0, -1 10 जा -1, 1 8 जा 8। तो ये कुछ ऐसा बन गया देखो, 10 में से ये 4 हो गया, -16 16 तो 0 हो गया, और ये हो गया -2 2 हो गया। अब फाइनली आपको कंपेयर कर देना है एक्स वाई जेड को। देखो ये जो एक्स है ना, एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट को कंपेयर कर दो 4 0 2 के साथ। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0 और जेड की वैल्यू 2, ये आपका आंसर आ गया। सही है ना, आसान है। यस एक ही लाइन पे आप ये एडजॉइंट निकालने के लिए आप कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये मैंने तरीका बताया आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के ट्रांसपोज करके अगले स्टेप में ट्रांसपोज कर देना। या अगर आप थोड़े और स्मार्ट हो गए तो क्या करना कि लिखना है, पढ़ना है ऐसे, लिखना है ऐसे, थोड़ा सा गलती के चांसेस होते हैं, तो ऐसे ही रखो इसको। सही है, आसान है ना। इस पर क्वेश्चंस, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पे, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जितने भी टर्म्स हों सबकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो किस तरह की फॉर्म होगी इसकी, a1x b1y c1z इक्वल टू, अगर आप d कर देते हो तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, तो सबकी डिग्री अलग अलग होगी ना। तो आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, आपको इसको 0 लेना पड़ेगा, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन बन गई। तो a2x b2y c2z ये भी 0 लेना पड़ेगा आपको। तो a3x b3y c3z इक्वल टू 0, ये आपके होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गए, 3 वेरिएबल्स में है, 3 प्लेन्स हो गए ना, ये देखा जाए तो, जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, नहीं ठीक है ना। बिल्कुल सेम मेथड है, खाली कंफ्यूजन के लिए 2 टॉपिक बना रखे हैं, मैं तो उसको एक ही टॉपिक में बता दूंगा, या आप भी समझ लो। आपको वही a निकालना है, a1 b1 जैसे वहां निकालते थे, आपने x निकालना है वेरिएबल की मैट्रिक्स, और आपने b निकालना है, b आपका क्या है 0 0 0 बस। और यहां पर भी देखोगे आप ax इक्वल टू b होगा, b 0 है तो हम लोग इसको ax इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर a इनवर्स पॉसिबल है, अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप देखोगे x इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, नहीं यस सर। x क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0, x इक्वल टू 0 बन जाएगा ये सॉल्यूशन। तो इस केस में आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे, जब आप x को उसके अंदर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दोगे ऐसे 0 मैट्रिक्स, तो आपको x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 एकमात्र सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, whenever there is a case of unique solution है, तो वो सॉल्यूशन हमेशा ऐसा ही होगा, यही सॉल्यूशन होगा, और इसके अलावा कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेंगे तो
ओरिजिन है, ओरिजिन पे ये ही मतलब ये मेथड है क्या है मतलब सर ये? हाँ मेथड है, बता रहे हैं आपको। तो इनको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और अगर जब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ना करे, मतलब इफ ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 हो जाएगा, उस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी निकालोगे तो हमेशा 0 ही आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। तो यहां पर अगर आप गौर करो तो नो सॉल्यूशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हैं? यस सर। ठीक है ना। तो यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या तो फिर यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका अगर मैं फ्लो चार्ट आपको बना दूं तो आपने क्या करना है, होमोजेनियस इक्वेशन पे आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला सबसे पहले, फिर दो ही पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी, दो ही पॉसिबिलिटी। अगर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही एकमात्र आपका यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इज द ओनली सॉल्यूशन। अरे भैया ये ऐसा नहीं आ रहा था, x इक्वल टू ए इनवर्स 0, x इक्वल टू 0 ऊपर लिखा तो है, x इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो, और क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा तो आप देखोगे एडजॉइंट ऑफ ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0 आएगा, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस आपको बनेगा। ओरिजिन भी इसका सॉल्यूशन होगा, उसके अलावा भी वो सॉल्यूशंस होंगे, तो इसलिए वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस दे देगा। तो यहां पर नोट क्या है, नो सिचुएशन ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन वाला कोई केस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहां पर भी पूरा कर दूं फिर आता हूं, यहां पर भी कंसिस्टेंसी और यहां पर भी कंसिस्टेंसी। हाँ अब बताओ, सही। तो सर होमोजेनियस सिस्टम में हमें सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है ए का, बस। हाँ अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट निकल के अगर 0 नहीं आया तो सॉल्यूशन के लिए बाकी करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सीधे आंसर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल, इसका नाम भी है वैसे। ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब किसी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। ये कैसे निकालते हैं बताऊंगा अभी मैं, सही है। देखो अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम रहती है थोड़ी सी, ठीक है। जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको देता हूं इस पे। हाँ सर एक मिनट थोड़ा तो ऊपर कर दीजिए। हाँ कहां तक बताओ? सर थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। यस सर बस। देखो इस पर कैसे क्वेश्चन आए हैं, दो चार क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है सर नोट कर लिया। इसको बढ़ा दो आगे। यस सर। देखो क्वेश्चन कैसा दिया है, ये कह रहा है कि लेट a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू R एंड x कॉमा वाई कॉमा जेड आर नॉट ऑल 0, देन
not 0 such that x is equal to cy plus bz, y is equal to az plus cx, z is equal to bx plus ay, then a square plus b square plus c square plus twice of abc is equal to, ये ऑप्शंस दे रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, मेंस लेवल पे क्वेश्चन है, मेंस का ही क्वेश्चन है वैसे। सर ऊपर क्वेश्चन में सर नॉट के बाद क्या लिखा है, ऑल की ऑल, ऑलवेज? नॉट ऑल जीरो, जी सर। नॉट ऑल जीरो मतलब एक्स और वाई जेड तीनों जीरो नहीं है, दो जीरो हो सकते हैं, सारे जीरो नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। तो देखो जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखो होमोजीनियस है ना, क्यों? अगर आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखो तो होमोजीनियस बन रहे हैं, देखो एक्स Yes. Yes. माइनस, आप सही से लिख लो इसको, है इस फॉर्म में लिख लो, ये आपका देखो होमोजीनियस इक्वेशन बन गया ना। अब होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज होते हैं, और इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरोस। इसका मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा, फिर डिटर्मिनेंट जीरो कर देंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस बनेगा तो उसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट है ए वो जीरो होना चाहिए, है ना। दो ही केस होते हैं इसमें बस खाली। तो यहां से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बनेगा, ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो जीरो आनी चाहिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी 1cb माइनस c1a। आसान है मेरे ख्याल से, देखो मतलब ऐसे इसको कोड है, समझ लो, इसको डेसिफर करना है क्या बोला है। तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 तो वो 1। -1 होगा कौन सा? डायगोनल का सेकेंडरी। हाँ -1 भी गलत हो जाता, 1 माइनस ए स्क्वायर, हाँ यही है, 1cb c माइनस 1a माइनस ए, ठीक तो है, हाँ ठीक है। ये ऐसा कुछ बन रहा है 1 माइनस ए स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो आसान है, डायरेक्ट ही आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1 आ रहा है, सही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल पे होते हैं मेंस के क्वेश्चन। एडवांस का मैंने आपको शुरू के दो क्वेश्चन दिए थे एडवांस के, देखो x प्लस लेमडा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, लेमडा x प्लस लेमडा x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, x plus y minus lambda z equal to 0 has non-trivial solutions for a infinite many values of lambda. One, two, and 3 values of lambda. आसान क्वेश्चन है, निकाल दो इसको फिर। तब तक मैं दूसरा लिख लूं।
सर 3 वैल्यूज। 3 वैल्यूज हैं। कैसे, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दिया होगा सीधे ना? यस सर, डिटर्मिनेंट 0 रख दिया, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। बच्चे एक चीज ध्यान रखना, क्यूबिक इक्वेशन बन गई इसका मतलब ये नहीं कि 3 वैल्यूज आएंगी। सर लैम्डा 0 प्लस माइनस। अच्छा, निकाल रखी है ना, निकालना जरूरी है। कभी भी जी सर, रिपीट भी हो सकती है। कभी गलती नहीं करनी चाहिए ऐसा। तो ठीक है, तो आपने निकाली है तो फिर ठीक है। वैसे डिटर्मिनेंट करके क्या आया, मैं पूरा नहीं सॉल्व, अगर आपने निकाल दिया है तो क्या है? सर लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा बराबर 0 आ गया था। ऐसा आ गया, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0, 1 और -1 आ गई। देखो अभी भाई बाई चांस मतलब ऐसा भी हो सकता था, अगर मान लो ये लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 आता तो कितने सॉल्यूशन होते हैं? रियल सॉल्यूशन एक ही होता सर। क्या था, तो ये ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इससे, है? देखो जेई एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है? देखो क्वेश्चन में सिर्फ प्रेजेंटेशन देखना, बाकी बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रेजेंटेशन देखना। ये कह रहा है फॉर अ रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम वन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 into xyz is equal to 1 minus 1 1 has infinite solutions. ठीक है ना? Then 1 plus alpha square is equal to 1। ये एडवांस का है, देखो 2017 का जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से इजी है बहुत। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। देखो ये ax इक्वल टू बी जैसा नहीं लग रहा है पूरा? कौन आ रहा है? यस सर। ax इक्वल टू बी लग रहा है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, यहां से इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 निकालोगे आप तो 1 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस अल्फा क्यूब है। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बाहर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस, अब ये 0 हो गया ये वाला, तो ये बन गया 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अगेन प्लस अल्फा 4। ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1, ये है ना? यस सर। अब देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है ना? सर एक और इक्वेशन बता सकते हैं। एक और इक्वेशन भी हो सकता है। अब तो अल्फा आ गया, अब चेक। जॉइंट ऑफ a डॉट b इक्वल टू 0 भी हो सकता हाँ नहीं वो भी हो सकता है, लेकिन जब अल्फा की वैल्यू आ गई तो आप इक्वेशन को लिख सकते हो ना ऐसे, है। जी सर, जी सर। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, और तीसरा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये देखो ये है, ये दोनों देखो पैरेलल हो गए, नो सॉल्यूशन वाला केस। मैंने क्या लिया, अल्फा इक्वल टू 1 लिया क्या इसमें? हाँ, है ना? आप इक्वेशन समझ रहे हो? ये अगर मैं इसको ax प्लस बी लूं तो आपके पास हिडन फॉर्म में ये इक्वेशंस हैं आपके पास इक्वेशंस ये हैं, देखो x प्लस लेमडा वाई प्लस लेमडा स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। नहीं, क्यों भाई? Yes. लेमडा x प्लस वाई प्लस लेमडा जेड इक्वल टू -1, और लेमडा स्क्वायर x प्लस लेमडा वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। या आपके पास इक्वेशन ये है। अब इनकी जरूरत पड़ रही है, अब इनको यहाँ यूज कर लेता हूं मैं। लेमडा की जगह 1 पुट किया मैंने, तो ये 3 इक्वेशन बन गई आपके पास। अब देखो ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये तीनों ये तो पैरेलल होगी, इनकंसिस्टेंट होगी नहीं भाई। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1, दो पैरेलल प्लेन्स हो गए ये वाला तो नहीं। अच्छा, थोड़ा सा देखो, जो स्ट्रेट लाइन में जो प्रॉपर्टी थी ना, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ना। Yes. यस प्लेन्स में भी बिल्कुल वैसा ही है, प्लेन्स में बिल्कुल वही है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2। ये पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन होगी, ठीक है ना। अगर चारों इक्वल हो गए तो ओवरलैपिंग प्लेन्स की कंडीशन होगी। तो दो प्लेन्स तो यहां ओवरलैप कर रहे हैं और एक प्लेन आपका पैरेलल है ना। तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट हो गया। निकालना क्या था वैसे, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। वैसे इसका ऑप्शन भी नहीं था तो -1 वाले हो गया। हाँ, तो आपका अल्फा की वैल्यू क्या था ऊपर कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे फिर ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया है ना, सॉल्यूशन है ही नहीं। तो अगर अल्फा इक्वल टू -1 ले ले तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो ये इसका मतलब यही तो आएगा फिर। ये देखो, ठीक है। अब दो प्लेन्स तो सेम हो गए, एक प्लेन काट रहा है उसको, है ना। दो है ना भाई, दो प्लेन आपके सेम हो गए ना, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, दो प्लेन सेम हो गए और एक प्लेन इसको काट रहा है ऐसे करके। तो जब दो प्लेन्स मीट करते हैं तो लाइन बनती है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कि नहीं इस केस में। यस। इस चीज को और क्लियर कर देता हूं मैं। देखो देखो, दो प्लेन्स तो सेम है, ये पहला वाला प्लेन और तीसरा वाला प्लेन तो सेम हो गया ना। तो दूसरा वाला प्लेन अलग है और पैरेलल भी नहीं है, अलग भी है और पैरेलल भी नहीं है। इसका मतलब काटेगा जरूर उसको। जब दो प्लेन जब भी कभी काटेंगे ना, देखो जैसे मान लो एक प्लेन आपने ये बनाई, हाँ एक प्लेन आपने ये बनाई, जहां पर भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वो हमेशा एक लाइन बनती है। ये वाली सिचुएशन आपकी बन रही है, इधर दो प्लेन ओवरलैपिंग है, एक प्लेन के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है तो एक लाइन बनेगी। और जब एक लाइन बनेगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, सही है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो देयरफॉर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 प्लस 1, ये तो 1 आ गया आंसर। तो 1 आना चाहिए आपका आंसर। वन है कि हाँ, ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। वो एडजॉइंट वाले में थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है वो ना, तो हम प्लेन का यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ना, ये प्लेन्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, है थोड़ा सा आसान हो जाता है उससे। नहीं तो जो आप बोल रहे हो ना एडजॉइंट ऑफ ए डॉट बी, वहां से भी आ जाता। जी सर। तो ठीक है, देखो एक ये है, देखो अब ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा हुआ है।
x plus 3y plus 7z equal to 0 minus x plus 4y plus 7z equal to 0 अगेन, और ये बोल रहा है साइन ऑफ 3 थीटा x प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा y प्लस ट्वाइस ऑफ z इक्वल टू 0 होमोजेनियस है। ये कह रहा है हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस। देन number of theta lying in interval जीरो से पाई, छोटा ही ले लेते हैं, जीरो से पाई पे 1 2 3 4 ऐसे। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन किया गया है आपके ट्रिग्नोमेट्री के साथ, नहीं? अच्छा, तो मैट्रिक्स क्या है? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन ना? यस इसका मतलब हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपने जीरो किया तो आपको मिलेगा 137 माइनस 147 साइन ऑफ 3 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा 2 इक्वल टू 0। यहां से देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। 4 दूनी 8 7 cos 2 थीटा 8 प्लस 7 cos 2 थीटा प्लस 1। इस साइड से करता हूं इस बार, यहां से करता हूं। 6 माइनस 7 cos 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा के साथ आ गया 21 28 माइनस 7। तो ये बन जाएगा आपका 8 6 14 14 7 cos 2 थीटा है, वन के साथ किया तो 8 माइनस 7 माइनस आएगा माइनस 6 माइनस, बाकी ठीक है। साइन थीटा में क्यूबिक बना लेंगे। साइन क्या बन रहा है वैसे? 14 साथ साथ दोबारा 14 ना, और अच्छा तीनों माइनस में, 2 माइनस में, 7 7 14 2 2, ठीक है बन गया सही। 2 cos 2 थीटा ये हो गया, साइन अच्छा साइन 3 थीटा इक्वल टू 2 ये हो गया है ना। तो ये इक्वेशन बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर क्यूबिक बन रहा है, तो 4 sin क्यूब थीटा आ जाएगा। यहाँ से राइट साइड में ले जाता हूँ इसको, 4 sin स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा। लाइट गई भाई, लाइट गई, अब गया नेट, चल रहा है। देखो कैसे कॉपी गया नेट। क्या मुसीबत है।
आ गया तो हाँ बच्चे, आवाज आ रही है मेरी अभी? यस सर। यस सर। अरे यार, लाइट चली जाती है ना तो नेट बिल्कुल एक बंद हो जाता है। लाइट आ जाती है भली 2 मिनट में लाइट आ जाती है, लेकिन वो डिस्टर्ब करके चली जाती है। 4 sin क्यूब थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा इक्वल टू 0, ऐसा बना। ये किया होगा आपने, sin थीटा कॉमन आ गया, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये sin थीटा हो गया 2 sin थीटा माइनस 1, 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से sin थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से sin थीटा इक्वल टू 1/2। इसकी ये नहीं होगा। छोड़ देंगे सर। हाँ, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 आ जाएंगे, तो सिंपल है। यस सर। ग्राफ देख लो, ऐसे sin थीटा बना लो 0 से पाई पे। 0 के लिए 2 सॉल्यूशन आ गए और 1/2 के लिए ये 2 सॉल्यूशन आ गए, तो 4 सॉल्यूशन आने चाहिए इस हिसाब से हैं। निकालने थोड़ी है सॉल्यूशन, नंबर उसको पूछे उसने खाली। ये ठीक है, एक और देखते हैं बस। ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। S is the set of distinct values of B for which x plus y plus z equal to 1, x plus ay plus z equal to 1, and ax plus by plus z equal to 0 has no solution. वो सर क्या दूसरे में x प्लस ए वाई है? हाँ, एक में a है और दूसरे में a और b दोनों है, और बात मुझे b की कर रहा है, सिर्फ a की बात नहीं कर रहा है। सही है, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस ए वाई प्लस जेड और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हैज नो सॉल्यूशन। फिर लाइट गई, देन S S an empty set infinite set singleton set ठीक है, ये है देखो क्वेश्चन। सर सिंगलटन है शायद। S भी नो सॉल्यूशन है। सर पता नहीं सर, बी कट जा रहा है मेरा। इनफाइनाइट है क्या सर? नहीं नहीं, आंसर में इनफाइनाइट भी ऑप्शन है क्या? सिंगलटन यस है सर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आप निकाल रहे हो तो उसमें बी कट रहा है ना आपका। यस। तो ये ऐसा बन रहा होगा। फिर उसके बाद कट रहा है मेरा। सर ए की वैल्यू पुट कर देंगे और बी की A वैल्यू minus पैरेलल B के लिए 1 ही रखनी पड़ेगी। 1 plus A
प्लस बी माइनस ए स्क्वायर, बी से बी कटा है तो ये बन गया माइनस ऑफ ए माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। नो सॉल्यूशन मतलब 0 तो होना ही चाहिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ रही है। देखिए अब ना यहाँ पर ना एडजॉइंट वाले को मैं चाहूंगा कि एडजॉइंट वाला जो तरीका है ना उसको अवॉइड करो, क्यों इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें ना। अब प्लेन तैयार कर लेते हैं हमारे पास ना। अब ए की वैल्यू 1 आ रही है तो इसके हिसाब से अगर हम प्लेन पे डालें तो क्या था वो, एक्स ऊपर वाला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और दूसरा बन जाएगा एक्स प्लस, ये दो प्लेन तो सेम ही बन गए। और जो तीसरा वाला है वो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, नहीं बी है इसमें बीच में, एक्स प्लस वाई बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। अब ये दो प्लेन सेम बन गए और अगर ये भी सेम बन जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन चाहिए क्या इसको, हाँ नो सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसको पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि x प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मस्ट बी पैरेलल टू वन ऑफ द प्लेन, किसी एक प्लेन पे। इसके इसी के लिए लेते हैं, एक ही बात है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और d1 अपॉन d2 तो इक्वल है ही नहीं, तो पैरेलल तो है ही है। तो यहां से b की वैल्यू भी 1 आ गई भाई, सिंगलटन सेट आ रहा है, सही कह रहे हो, e की वैल्यू आ रही है a भी 1 b भी 1, ये है देखो, ठीक है। तो ये चैप्टर, सर हाँ सर थोड़ा डाउट है कि सर नो सॉल्यूशन के लिए तो एनी टू पैरेलल हो सकते हैं ना, आपने लिखवाया था। हाँ, तो ये तो सेम हो गए ना, फिर इसमें पैरेलल का मतलब सेम हो गए ना। अब जैसे मान लो ऐसा हो गया ना ये वाला अरे सिचुएशन, सर मतलब पैरेलल और सेम ओवरलैपिंग प्लेन टाइप के हो गए। हाँ सर समझ गए। है ना, तो ये दोनों तो सेम। अगर यहाँ और कुछ और होता तो फिर तीनों पैरेलल हो जाते, फिर तो नो सॉल्यूशन का कोई चक्कर ही नहीं था। फिर तो डायरेक्ट तीनों, अगर तीनों पैरेलल होते तो नो सॉल्यूशन होता ना। लेकिन यहाँ पर दो दो तो सेम ही हो गए, मतलब बात एक ही हुई ना, नहीं ये देखो ये ओवरलैप हो गया। और तीनों अगर पैरेलल होते तो ऐसा हो जाता, ये नो सॉल्यूशन हो जाते उस केस में। अब ये भी सिचुएशन तो वही है ना, ओवरलैपिंग प्लेन को भी तो पैरेलल बोल सकते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस 0 है, नहीं क्यों भाई, ये ओवरलैपिंग लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 0 है तो पैरेलल है, लेकिन 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 नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा दे रहे हैं ये। जब ओवरलैपिंग होते हैं तो टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो गए थे, समझ गए। हाँ, ठीक है। तो चलो फिर इतने ही रखते हैं इसको आज। डिटर्मिनेंट में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 क्लासेस में हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। आज मैं इसके कुछ असाइनमेंट दे दूंगा आपको, तो ट्राई कर लेना बस। चलिए, थैंक यू सर।